सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था इक्विटी शेयर्स तक और अब हम लोग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के सेकंड पार्ट को देखने जा रहे हैं। एंड द सेकंड पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को आपको एटलीस्ट 2 बार वीडियोस देखने चाहिए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। आइए प्रेफरेंस शेयर्स समझते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स जिसमें आपको कुछ प्रायोरिटीज मिलेंगी। सो कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, इस पर्टिकुलर शेयर में आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रायोरिटीज मिलती है, प्रेफरेंस मिलता है। क्या प्रेफरेंस? नंबर वन, डिविडेंड जो है मोर और लेस आपको फिक्स्ड रेट पे मिलेगा। डिविडेंड याद है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, डिविडेंड मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो जो प्रॉफिट की बंटवारा होगा ना, प्रॉफिट का जो बंटवारा होगा तो वो मोर और लेस आपको फिक्स रेट से मिलेगा। तो यू नीड नॉट वरी अबाउट हाई प्रॉफिट, लो प्रॉफिट या कम प्रॉफिट, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ग्राफ ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको मोर और लेस एक फिक्स अमाउंट में मिलता रहेगा। तो जिनको थोड़ा सेफ खेलना है, तो सेफ प्लेयर्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। सेकेंड, जब कंपनी बंद होने की आएगी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप का मतलब जब कंपनी का क्लोजर होगा। ठीक है, तो क्लोजर के टाइम में जो कैपिटल यानी कि जो फंड्स है, फंड्स वापस होगा ना। अब कंपनी बंद हो रहा है तो सबको फंड्स वापस मिलेंगे। तो फंड्स वापस पहले किसको मिलेगा? पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा। अगर बच गया तो इक्विटी वालों को देंगे, अगर नहीं बचा तो इक्विटी वालों का लॉस हो जाएगा। बट फर्स्ट लाइन में आगे कौन खड़े रहेंगे? लाइन में आगे प्रेफरेंस वाले खड़े रहेंगे। कब? वाइंडिंग अप के टाइम में, कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम में। ठीक है, आप मेक श्योर कि मेरे साथ साथ अंडरलाइनिंग करते चले। बट यहाँ पे इट्स नॉट ओनली गुड। पॉइंट नंबर 3 देखो, पॉइंट नंबर 3 एक लॉस है, एक नुकसान है। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर वालों को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। मतलब यू विल नॉट बी एबल टू वोट इन द कंपनी। कोई भी डिसीजन होगा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू किसी भी मैटर पे आपसे कंसल्टेशन नहीं होगी, आपका वोट काउंट नहीं होगा। यू वोंट बी एबल टू गिव योर वोट्स फॉर एनी डिसीजन। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट मतलब एक पार्ट जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछ सकता है वो है कि प्रेफरेंस शेयर को हाइब्रिड सिक्योरिटी क्यों मानते हैं, हाइब्रिड फाइनेंसिंग क्यों मानते हैं? हाइब्रिड समझते हो? दो चीजों का मिक्सचर, उसे कहते हैं हाइब्रिड। तो प्रेफरेंस शेयर का क्या सीन है ना, इसके कुछ बातें इक्विटी जैसी है। ठीक है, और इसकी कुछ बातें डिबेंचर जैसी है। सर डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर अभी हम लोग इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, डिबेंचर वी आर गोइंग टू लर्न। तो कुछ बातें डिबेंचर जैसी है। तो प्रेफरेंस शेयर के केस में सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक इक्विटी, ये मैंने यहाँ पे मार्क किया है। एंड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक डिबेंचर, ये मैंने यहाँ पे मार्क किया है। तो कुछ बातें डिबेंचर जैसी है, कुछ बातें इक्विटी जैसी है, इसीलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन या फिर हाइब्रिड फाइनेंसिंग माना जाता है, हाइब्रिड सिक्योरिटी माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं सारा का सारा। नंबर 1 इज क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। 1 एंड 2 एक साथ डिस्कस करेंगे, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। देखो क्या होता है, सपोज द ईयर इज 2022। ठीक है, इसके बाद आएगा 2023, इसके बाद आएगा 2024। सो नाउ आपको हर ईयर डिविडेंड मिलना चाहिए था। सर डिविडेंड मतलब पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे ये डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। बार बार आप लिखते चलो तभी दिमाग में जाएगा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आपको हर साल प्रॉफिट मिलना चाहिए था। लेट्स से 100 रुपीज मिलना चाहिए था, बट आपको मिला नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कंपनी में उतना प्रॉफिट था नहीं उस साल। ठीक है, कंपनी को पैसे नहीं थे। अच्छा, तो क्या हमें ये जोड़कर नेक्स्ट ईयर मिलेगा? यस, जोड़कर नेक्स्ट ईयर मिलेगा। मतलब ये 100 भी मिलेगा और अगले साल का जो 100 फ्रेश आने वाला था वो भी मिलना चाहिए था। बट क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी में पैसे नहीं है। अगर कंपनी में पैसे नहीं है तो कंपनी आपको पैसे दे नहीं पाएगी, बट आपका जमा होते जाएगा। अब जब 2024 में आएंगे तो 2024 का अपना 100 रुपीज प्लस पहले का जो 200 पेंडिंग है, तो वो 200 पेंडिंग, तो न्यू जो पैसा मिलने वाला था प्लस जो पेंडिंग है वो दोनों हमें मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर हमें पैसे किसी ईयर में नहीं मिलते हैं तो वो अगले साल जमा होता जाता है, अक्यूमुलेट होता जाता है। अक्यूमुलेट होने वाले शेयर्स को हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, जमा होता जाएगा और जिस साल पैसे रहेंगे तो मिला जुलाकर पूरा पैसा पे हो जाएगा। जैसे 2022 में नहीं मिला, 2023 में अगेन नहीं मिला, बट 2024 में हमें ये पैसे मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है। और नॉन क्यूमुलेटिव में कोई जमा नहीं होता है। यानी अगर आपको 2022 में नहीं मिला तो भूल जाओ उस पैसे को, 2023 में इट वोंट अक्यूमुलेट।
2023 में भी नहीं मिला, भूल जाइए उसको, भूल जाइए, जो पैसे नहीं मिल रहे उसको भूल जाइए। वो कब होता है? नॉन क्यूमुलेटिव में। नॉन क्यूमुलेटिव में पैसे जमा नहीं होते, मतलब अगर आपको नहीं मिला तो आपका लॉस हो गया। और क्यूमुलेटिव वाले में पैसे जमा होते हैं, मतलब अगर आपको नहीं मिला डोंट वरी, फ्यूचर में मिल जाएगा। ठीक है, सो नॉर्मली जो इंडिया में प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो क्यूमुलेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, दोनों को साथ में समझेंगे। देखो क्या होता है कि जब प्रॉफिट बढ़ता है ना, तो पहले किसको मिलता है? पहले प्रेफरेंस वालों को मिलता है। ठीक है, लेट्स से प्रॉफिट इज ऑफ 500, प्रॉफिट इज 500, तो इस 500 में से पहले किसको मिलेगा? पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा। तो लेट्स से प्रेफरेंस वालों को 100 मिल गया, तो 500 में से 100 तो वो लोग ले गए, बचा कितना? 400। तो 400 में से अब जब बांटेंगे तो सेकंड नंबर आता है इक्विटी वालों का। लेट्स से इक्विटी वालों को कंपनी ने केवल 200 रुपीज बांटा। ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा पैसा बांट देना है। ठीक है, तो 100 प्रेफरेंस वाले ले गए, 200 इक्विटी वाले ले गए, अभी भी कितना बचा है? 200 अभी भी बचा है। तो इसको बोलते हैं रेसिडुअल प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल, या फिर आप इसको रिमेनिंग प्रॉफिट बोल सकते हैं। ठीक है, रेसिडुअल प्रॉफिट, या फिर इसको सरप्लस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बच गया, ये जो 200 बच गया, ये किसको मिलेगा? तो कंपनी हैज द ऑप्शन, कंपनी चाहे तो किसी को ना भी दे, कंपनी कैन रिटेन इट फॉर इट्स फ्यूचर यूज, या फिर कंपनी इन दोनों को वापस फिर से बांट सकती है, सेकेंड राउंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। मतलब ये 200 रुपए कंपनी बांट भी सकती है, नहीं भी बांट सकती है। तो क्या ये 200 रुपीज प्रेफरेंस वालों को मिलेगा? क्या प्रेफरेंस वालों, क्योंकि उनको एक बार तो मिल गया है, तो विल दे गेट इट अनदर टाइम? ये डिपेंड करता है कि उनका शेयर किस नेचर का है। अगर वो थर्ड पॉइंट वाला है, पार्टिसिपेटिंग, तो मिल सकता है, मतलब दे विल गेट, इनको मिलेगा, दे विल गेट, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस 200 रुपए के डिस्ट्रीब्यूशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अगर आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा था नॉन पार्टिसिपेटिंग नेचर वाला, आपके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है, देन यू विल नॉट गेट, तब आपको वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे, आपको बस जो पहले 100 रुपए मिल गया ना, बस उतना ही मिलेगा। सेकंड अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, थर्ड राउंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बाद में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वाले सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो सेकंड टाइम भी मिल सकता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले एक बार बस पैसे लेंगे, उसके बाद दोबारा शक्ल नहीं दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिडीमेबल एंड ई रिडीमेबल। ठीक है, रिडीमेबल एंड ई रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब होता है रिटर्न करना। तो कंपनी वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहां पे वर्ड क्या लिखा है? रिफंड, दे कैन बी रिफंडेड, उनका पैसा वापस हो सकता है। तो कंपनी कैन रिटर्न द मनी टू द शेयर होल्डर्स इफ द शेयर इज रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और अगर ई रिडीमेबल है, ई रिडीमेबल मतलब कभी भी रिफंड नहीं होगा, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। देखो कंपनी बंद हो रही है तब तो बात अलग है, बट कंपनी जब तक जिंदा है तब तक ई रिडीमेबल का पैसा वापस नहीं होता है। ठीक है, सो अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि आपका शेयर ई रिडीमेबल है, तो आपको पैसा जिंदगी में कभी वापस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कंपनी बंद होने लगी तब मिलेगा, अदरवाइज आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा। बट अगर आपका शेयर रीडीमेबल है, नंबर 5 वाला रीडीमेबल है, तो रीडीमेबल वाला शेयर का पैसा वापस आ जाता है एक फिक्स टाइम के बाद। यहां लिखा ना स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, लेट्स से 5 इयर्स, 6 इयर्स, 10 इयर्स। इंडिया में 20 इयर्स से ज्यादा अलाउड नहीं है, 20 इयर्स के अंदर अंदर तो पैसा वापस आएगा ही। एंड लास्ट कैटेगरी पे चलते हैं, तो लास्ट कैटेगरी इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल में क्या है? देखो आपको ना ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या आप प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होना चाहते हो। अगर ये कन्वर्जन अलाउड है तो आपका शेयर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, आपको ऑप्शन दिया जाएगा टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी। सो इफ यू कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी, तो ऐसे शेयर्स को हम लोग बोलेंगे कन्वर्टेबल। और अगर कन्वर्जन अलाउड नहीं है तो ऐसे शेयर्स को हम लोग बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल, दे कांट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो ये था टाइप्स। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रेफरेंस शेयर के कुछ एडवांटेजेस। ठीक है,
तो प्रेफरेंस शेयर का एडवांटेज नंबर 1, इट इज अपीलिंग टू कॉशियस इन्वेस्टर, जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, जिनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी चाहिए एवरी ईयर, ऐसे लोगों के लिए ठीक है। ठीक है, जिनको रिस्क लेना है वो इक्विटी शेयर खरीद सकते हैं। इक्विटी शेयर में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, बहुत लॉस भी हो सकता है, बट यहाँ मोर और लेस आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता रहेगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नो ऑब्लिगेशन, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि डिविडेंड पे करना है। अगर आपका पैसा कम है तो आप बोल दो नेक्स्ट ईयर देंगे। जो हम लोग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पढ़े ना, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, अगर 2022 में पैसा नहीं है तो 23 में मिल जाएगा, 23 में भी नहीं है तो जोड़कर 24 में मिल जाएगा। मतलब देयर इज नो बर्डन ऑन द कंपनी, कंपनी कैन डिले इट, कंपनी कैन पोस्टपोन इट, तो कंपनी के लिए काफी अच्छा बात है ये। नो इंटरफेरेंस, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलती, उनको कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं मिलता। तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों से पैसे तो ले रहे हो, बट उनको डिसीजन लेने का कोई पावर नहीं दे रहे हो। कितनी अच्छी बात है, किसी का पैसा भी ले लो और वो कुछ बोल भी नहीं पाएगा, आपके बिजनेस में कुछ हाँ ना भी नहीं कर पाएगा वो। सो कंपनी कैन रन विथ फ्रीडम। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है जब आप दूसरे का पैसा लेके बिजनेस कर लेते हो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक तरीके से आउटसाइडर्स ही है। इक्विटी वाले जो थे वो ओनर्स होते थे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ओनर माना जाता है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ना आउटसाइडर ही है एक तरीके से, इसीलिए तो इनको पहले पैसा वापस करते हैं, बाहर वालों को पहले पैसा वापस करना पड़ता है। तो दूसरों का पैसा लेके जब आप बिजनेस कर लेते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं किसी और के पैसे से, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पॉसिबल है। एंड नो चार्ज ऑन एनी एसेट, नो चार्ज ऑन एनी एसेट, ये पॉइंट हमने पिछले वीडियो में भी किया था। आपको पैसे लेने के टाइम कुछ भी गिरवी रखने का जरूरत नहीं है। यही पैसा आप बैंक से लेते तो आपको गिरवी रखना पड़ता, एसेट्स एज अ सिक्योरिटी देना पड़ता, बट यहां पे यू कैन रेज फंड्स विदाउट प्लेजिंग या मॉर्गेजिंग योर एसेट्स। डिसएडवांटेजेस पे आते हैं, फिर हमारा प्रेफरेंशियल कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 1 डिसएडवांटेज इज दैट देयर इज फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। देखो भाई, डिविडेंड देने का बर्डन तो है, हाँ चलो मान लो अभी पैसा नहीं है तो अगले साल तो देना ही पड़ेगा। एक एडवांटेज है कि चलो इस साल बच जाएंगे, इस साल कम पैसा है, हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे भाई इस साल नहीं दे पाएंगे, बट अगले साल तो फिर देना ही पड़ेगा मिला जुला कर। सो एडवांटेज है कि इमीडिएट नहीं देना पड़ेगा, बट डिसएडवांटेज है कि कभी ना कभी तो देना ही पड़ेगा, तो दैट इज डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, लिमिटेड अपील, काफी कम लोग इसको खरीदते हैं, बिकॉज जिसको पैसा कमाना है वो प्रेफरेंस से नहीं कमा सकता। यहाँ पे क्या है ना, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, मतलब कंपनी कितना भी ग्रो कर जाए आपको वही 5% देगा, एवरी ईयर 5% देगा। तो गुड कंपनीज कैन पे यू मच मोर। तो आप इतना सेफ क्यों खेलना चाहते हो? तो ये सेफ प्लेयर्स लोग के लिए, ये सेफ प्लेयर्स लोग के लिए, जो मार्केट में बोल्ड इन्वेस्टर्स होते हैं ना, बड़े प्रॉफिट कमाने, वो इसमें नहीं पैसा लगाते। लो रिटर्न, वही वही बात है ना कि लो रिटर्न है, प्रॉफिट कम मिलता है, एंड दैट इज व्हाई बिग मार्केट प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रेफरेंस। और उसके बाद आपको कोई वोटिंग राइट भी नहीं मिल रही है, वाह भाई वाह, हमारा पैसा भी ले रहे हो और हमें कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिल रहा है, तो ये भी डिसएडवांटेज है। एंड फियर ऑफ रिडेम्पशन, रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उनका पैसा वापस हो सकता है, रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा वापस हो सकता है। तो आपने पैसे क्यों दिए थे कंपनी को? सो दैट कंपनी आपको रेगुलर प्रॉफिट देती रहे, बट कंपनी का जब नीड पूरा हो जाता है ना तो कंपनी वाले आपका पैसा वापस कर देते, बोले भाई ले जाओ अभी नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, तो पैसा मेरा वापस कर दिया। मैंने पैसे क्यों दिए थे? इंटरेस्ट, वो डिविडेंड कमाने के लिए, बट अगर आप मुझे पैसा वापस दे दो मेरा तो कमाई बंद हो गया। फिर आई हैड इन्वेस्टेड टू अर्न डिविडेंड एंड यू रिटर्न माई मनी, तो नाउ आई विल नॉट अर्न डिविडेंड। तो ये फियर ऑफ रिडेम्पशन हमेशा रहता है। इक्विटी क्या था? इक्विटी था परमानेंट कैपिटल, इक्विटी कभी रिटर्न नहीं होता था, प्रेफरेंस रिटर्न हो सकता है। तो यहाँ पे इक्विटी और प्रेफरेंस का 5 डिफरेंस आप करके चलना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 5 डिफरेंसेस आप कर सकते हो, ठीक है, एनी 5 डिफरेंसेस। तो मैंने लगभग आपको कराते कराते दोनों का कंपैरिजन कराया है, ये एक बार आप इसको देख लेना, ठीक है, छोड़ना मत, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू, एंड अब हम लोग अपने सिलेबस के अगले टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम है डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। एक ही टाइप का चीज है, बेसिकली दीज आर लोन्स। कंपनी जब किसी पब्लिक से लोन लेती है
तो उस लोन को डिबेंचर कहते हैं। बदले में कंपनी एक सर्टिफिकेट देगी जिसे डिबेंचर सर्टिफिकेट कहते हैं। जो सर्टिफिकेट जिस पर्सन को मिलेगा दैट पर्सन विल बी कॉल्ड डिबेंचर होल्डर, एंड उसका पैसा कंपनी के पास है, मतलब कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट। याद रखना यहाँ डिविडेंड पेमेंट नहीं होता है, डिविडेंड्स वर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, बट यहाँ कोई प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा, यहाँ आपको एक फिक्स्ड पेमेंट मिलेगा विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, वैसे किसी पर्सन से लोन लेंगे जिसे डिवेंचर कह रहे हैं तो पर्सन को इंटरेस्ट देंगे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट होता है। ठीक है, ये डेट कैपिटल कहलाता है, नॉट शेयर कैपिटल। शेयर वाला टॉपिक ओवर हो गया, ये डेट कैपिटल कहलाता है। और ये पर्सन जो रहेगा वो क्रेडिटर हो जाएगा कंपनी का, मालिक नहीं, ओनर नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है वो डिवेंचर होल्डर है, वो कंपनी का ओनर नहीं, क्रेडिटर कहलाएगा। ठीक है, आइए इसका कुछ फीचर देख लेते हैं। तो 4-5 फीचर आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, इट इज बोरोड फंड। ये ओनर का फंड नहीं है, ये बोरोड फंड है। इसमें फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, याद रखना, नॉट डिवेंचर, सॉरी नॉट डिविडेंड, नॉट डिविडेंड, इंटरेस्ट का पेमेंट होगा। यहाँ जो टर्म हम लोग यूज करेंगे वो इंटरेस्ट टर्म यूज करेंगे। मेक श्योर जो मैं लिख रहा हूँ वो आप भी लिखिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा इस चैप्टर में। बाकी जो मैंने इस चैप्टर में स्किप किया है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा, आपको पेमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, मतलब चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो, आपका इंटरेस्ट का इंतजाम उन्हें करना ही पड़ेगा, नो चॉइस। वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, जैसे प्रेफरेंस में भी नहीं मिलता था वैसे यहां पे भी नहीं मिलेगा। वोटिंग राइट सिर्फ इक्विटी वालों को मिलता है। और हाँ, यहाँ पे चार्ज ऑन एसेट हो सकता है, मतलब आपको पैसे मार्केट से उठाने के लिए, पब्लिक से पैसे उठाने के लिए हो सकता है अपने एसेट्स गिरवी रखने पड़े, हो सकता है यू नीड टू मॉर्गेज और प्लेज योर एसेट्स। ठीक है, आइए टाइप्स ऑफ डिवेंचर देख लेते हैं। सबसे पहला जो टाइप आ रहा है, फर्स्ट 2 को साथ में करेंगे, नेकेड डिबेंचर या फिर सिक्योर्ड डिबेंचर। देखो, नेकेड डिबेंचर या अनसिक्योर्ड किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। व्हेन यू टेक मनी फ्रॉम द मार्केट, व्हेन द कंपनी इज टेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट एंड द कंपनी इज नॉट गिविंग एनी एसेट एज सिक्योरिटी, कंपनी कुछ भी एसेट गिरवी या प्लेज नहीं कर रही है, तो ऐसे डिबेंचर्स को, ऐसे टाइप ऑफ लोन्स को नेकेड और अनसिक्योर्ड कहते हैं। मतलब कल को अगर कंपनी ने पैसा डुबा दिया तो पब्लिक पैसा रिकवर नहीं कर पाएगी, बिकॉज एसेट्स तो गिरवी लिया नहीं आपने। अच्छा, सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है? सिक्योर्ड डिबेंचर होता है जहां पे एसेट्स गिरवी लिए जाते हैं। सो टुमारो इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू रीपे, द पब्लिक कैन सेल दोज एसेट्स एंड रिकवर द मनी। ठीक है, अब ये जो सिक्योरिटी होती है ये 2 टाइप के होते हैं, एक फिक्स चार्ज और दूसरा फ्लोटिंग चार्ज। सर ये फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज क्या है, ध्यान से सुनो। फिक्स चार्ज होता है हमारे एग्जिस्टिंग एसेट्स पे, तो हमारे फैक्ट्री में कुछ मशीन्स है, हमने मशीन्स को गिरवी रखा और पब्लिक से पैसा उठाया, तो ये जो मशीन है ये एग्जिस्टिंग है और इसको यूज करने से पहले हमें पब्लिक से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक गिरवी हमने रखा है पब्लिक के सामने, तो इसे कहते हैं फिक्स चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज करंट एसेट के लिए भी और फ्यूचर वालों के लिए भी हो सकता है। एग्जिस्टिंग अलग पेन से कर देते हैं, एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर दोनों, आगे जो खरीदने वाले हैं वो एसेट को भी गिरवी रख दिया हमने, एंड वी कैन यूज इट, वी कैन डील विद सच एसेट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जब ओनली एग्जिस्टिंग एसेट को गिरवी रखते हैं तो वो फिक्स चार्ज होता है, और फ्यूचर में जो खरीदने वाले हैं उसे भी हमने पहले से गिरवी करवा दिया, प्लेज कर दिया, तो उसे हम फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। फिक्स चार्ज में एसेट यूज करने से पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा पब्लिक से, फ्लोटिंग चार्ज में यू कैन यूज योर एसेट। अच्छा, फिर आता है रीडीमेबल एंड ई रिडीमेबल, जैसा हमने प्रेफरेंस में देखा था बिल्कुल सेम है, नथिंग, नो डिफरेंस ओवर हियर। रीडीमेबल डिबेंचर, एक फिक्स टाइम के बाद पैसे वापस हो जाएंगे पब्लिक को। ई रिडीमेबल में पैसे वापस नहीं होते हैं, लाइफ टाइम आपको इंटरेस्ट आता रहेगा, बट जो आपने अमाउंट पहले पे किया था वो आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा, लाइफ टाइम यू विल कीप ऑन रिसीविंग इंटरेस्ट।
प्रेफरेंस शेयर होता तो लाइफ टाइम आपको डिविडेंड मिलता है, यहाँ पे लाइफ टाइम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, कंपनी वाइंड अप होगी तो ऑफकोर्स पैसा मिल जाएगा, बट हम लोग वाइंड अप को नॉर्मल केस नहीं मानते। देन अगेन सिमिलर लाइक प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल शेयर में आपको, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, यू कैन कन्वर्ट टू इक्विटी शेयर, कन्वर्ट टू इक्विटी शेयर। और अगर नॉन कन्वर्टेबल है तो फिर आप कन्वर्ट कर नहीं सकते। यस, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बेयरर डिबेंचर। सपोज मैं एक डिबेंचर होल्डर हूं और मैं अपना डिबेंचर आपको ट्रांसफर करना चाहता हूं, आई वांट टू गिव माय डिबेंचर सर्टिफिकेट टू यू। तो इफ आई कैन सिंपली गिव इट टू यू और आप ओनर बन जाओगे तो उसे कहते हैं बेयरर डिबेंचर। अगर मैं बेयरर डिबेंचर लेकर बैठा हूं, बेयरर डिबेंचर सर्टिफिकेट है मेरे पास, I can simply give it to you and now you became the owner of that debenture certificate। लेकिन अगर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अगर लिखा पढ़ी का काम करवाना पड़ेगा जाके, तो उसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर में ओनरशिप जस्ट लाइक दैट ट्रांसफर नहीं होता। रजिस्टर्ड डिबेंचर में आपको प्रॉपर जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मेरा नाम कटेगा, आपका नाम लिखाया जाएगा, देन ट्रांसफर होगा ओनरशिप। बेयरर डिबेंचर में सिंपली मैंने आपको दे दिया, आप बन गए आपसे ओनर, मैं हट गया, आप आ गए मेरे जगह पे, ठीक है। एनी 5 डिफरेंसेस आप करके चलिएगा शेयर्स और डिबेंचर के बीच में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट शेयर्स, वी नॉर्मली टॉक अबाउट इक्विटी शेयर। नॉर्मली इक्विटी शेयर की बात करते हैं, तो इक्विटी शेयर वाला ओनर्स का पैसा है, ये बोरोड पैसा है, उस पर्सन को हम लोग ओनर कहते हैं, यहां हम लोग क्रेडिटर कहते हैं डिबेंचर्स में। उधर हमें डिविडेंड मिलता था, यहां हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। वहां पे नो चार्ज ऑफ एसेट, कोई गिरवी रखने का जरूरत नहीं, यहां पे हो सकता है, चार्ज हो सकता है। वहां पे हमें वोटिंग राइट मिलता था, बट वोटिंग राइट किस में मिलता था? इक्विटी में, प्रेफरेंस में वोटिंग राइट नहीं मिलता था। यहाँ पे नो वोटिंग राइट। तो 5 पॉइंट मैंने करा दिया, आप कोई भी और पॉइंट कर सकते हो, ठीक है। शेयर्स की जब बात करते हैं तो नॉर्मली वी टॉक अबाउट इक्विटी शेयर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो हाइब्रिड सिक्योरिटी था ना, तो उसकी बात नहीं करते। एक बार देख लो। आइए अब हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कर लेते हैं। सो नंबर 1 थिंग, डिबेंचर किसके लिए अपीलिंग होगा? इट विल बी अपीलिंग टू कॉशियस इन्वेस्टर्स, जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आता है। याद रखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट आता है, नॉट वो डिविडेंड नहीं आता है, इंटरेस्ट बोलते हैं, बट ये भी फिक्स्ड मिलता है। जैसे प्रेफरेंस का फिक्स्ड अमाउंट मिलता था, वैसे यहाँ पे भी मिलता है। रिस्क नहीं लेना है तो ये वाला शेयर, ये वाला डिबेंचर ले लो। सेकेंड एडवांटेज, रेगुलर रिटर्न मिलता रहेगा आपको एक पीरियोडिकल इंटरवल पे, मतलब हो सकता है एवरी 6 मंथ्स, हो सकता है एवरी 3 मंथ्स में इंटरेस्ट आता रहे, हो सकता है एवरी 6 मंथ्स में आए, हो सकता है एवरी ईयर आए, मतलब एक फिक्स पीरियड पे आपको वो फिक्स इनकम आता रहेगा। सेफ रहता है, आपका पैसा सेफ रहता है, क्योंकि यूजुअली नॉर्मली एसेट्स प्लेज किए जाते हैं, नॉर्मली एसेट्स प्लेज किए जाते हैं, एंड सो आपका मतलब अगर आपको लग रहा है कि कंपनी आपका पैसा डुबा भी देगी, तो आप एसेट बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं। इकोनॉमिकल सोर्स है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी को बहुत ज्यादा इसमें खर्चा नहीं लगता, जो लीगल चार्जेस और ये सब। देखो, कंपनी को ना डिबेंचर से पैसा उठाने के लिए काफी लीगल प्रोसेस पहले कंप्लीट करना पड़ता है, तो लीगल प्रोसेस करोगे तो लीगल चार्जेस लगेंगे, तो इसमें थोड़ा वो चार्जेस कम होता है, ये रिलेटिवली लो कॉस्ट में कंपनी का काम बन जाता है, तो कंपनी कैन रेज फंड्स एट अ वेरी लो स्पेंडिंग। फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे मिलता है। फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर है, जिन्होंने आपको पैसा दिया है, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, तो वो इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके डे टू डे मैनेजमेंट में, तो नो इंटरफेरेंस, दैट्स अ बेनिफिट फॉर द कंपनी। डिसएडवांटेज पे आते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। आपका प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस भी हो जाए, तो भी आपको उनका पैसा का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। यू हैव टू गिव देम इंटरेस्ट। जैसे प्रेफरेंस में क्या था ना, आप हाथ जोड़ सकते थे और बोल सकते थे कि भाई नेक्स्ट ईयर ले लेना, यहां नेक्स्ट ईयर वाला सीन नहीं है, आप घर बेच के पैसा दो, बट देना पड़ेगा। रिडक्शन ऑफ क्रेडिट स्टैंडिंग, एक बार आपने लोन उठा लिया, डिबेंचर क्या है? लोन ही तो है, तो एक बार आपने लोन ले लिया तो अब आप दोबारा कहीं और लोन नहीं ले पाएंगे। आपकी जो लोन लेने की कैपेसिटी है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, बोरोइंग कैपेसिटी, वो बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाती है। चार्ज ऑन एसेट, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ डिसएडवांटेज, क्योंकि कंपनी को अपने एसेट्स गिरवी रखने पड़ रहे हैं, अब अपने ही एसेट यूज करने के लिए किसी और से परमिशन लेना पड़ रहा है।
रिडक्शन इन डिविडेंड, क्योंकि कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है ना, लेट्स से कंपनी को प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपीज का, कंपनी को प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपीज का, तो पहले क्या होगा, डिवेंचर वालों का इंटरेस्ट माइनस हो जाता है, लेट्स से 500, अब जो बचा 1,500 ये जाएगा डिविडेंड। तो प्रॉफिट 2,000 का था बट डिविडेंड बांटने के लिए ओनली 1,500 बचे, क्यों, थोड़ा सा डिवेंचर वाले लोग खा गए पैसा। एंड यस, दिस इज अनदर डिसएडवांटेज, नो वोटिंग राइट। तो डिवेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज है। देखो, फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट कंपनी के लिए अच्छी बात है, बट डिवेंचर होल्डर के लिए बुरी बात है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर बेचारा पैसे भी दे रहा है और उसे कोई वोटिंग राइट भी नहीं मिल रहा है। कंपनी के लिए गुड थिंग, कंपनी को पैसा भी मिल जा रहा है और नो इंटरफेरेंस, बट डिवेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ डिसएडवांटेज। तो विद दिस डिवेंचर का भी टॉपिक खत्म। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू डू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। तो हमारे चैप्टर में एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस के बारे में भी बात की गई है। सो उसमें हमें करना बस एक ही टॉपिक है, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। इसमें भी मीनिंग ओनली क्लियरली मेंशन्ड है सिलेबस में, मीनिंग ओनली आएगा। हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंस कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा लॉन्ग टर्म होता है। तो सबका बस मीनिंग ओनली करना है। इसमें भी हमें सबसे पहले चलो टर्म लोन देख लेते हैं। टर्म लोन एक ऐसा लोन होता है जो आप मीडियम टर्म के लिए लेते हैं, मतलब ना तो शॉर्ट ना तो लॉन्ग, एक मीडियम टर्म मतलब 6 मंथ्स टू 1 ईयर का आप वो लेते हो, ठीक है। और ये जनरली सिक्योर्ड रहता है बाय एसेट्स, आपको ये वापस करना पड़ेगा, चाहे एक बार में या इंस्टॉलमेंट में वापस करना पड़ेगा, इसे टर्म लोन कहते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, वो है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में क्या होगा, कैश क्रेडिट में द अमाउंट यू वांट विल बी गिवन टू यू इन द बैंक अकाउंट। तो आपके बैंक अकाउंट में लेट्स से यू वांटेड 1 लाख रुपीज, तो आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज लोन दे दिया जाएगा। इसे हम कहते हैं कैश क्रेडिट, ठीक है। कैसा है, कैश क्रेडिट। अब आप क्या करोगे, ये जो 1 लाख रुपीज आया, ये 1 लाख रुपीज आप थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में यूज करोगे। मतलब आपने इसमें से पहले लेट्स से 30,000 विड्रॉ किया, ठीक है, फिर अगेन आपने इसमें से सेकेंड टाइम 40,000 विड्रॉ किया, तो इस तरीके से आपने 70,000 विड्रॉ किया। बाकी जो अमाउंट है वो आपको यूज में आया नहीं। ऑल्दो यू बोरोड 1 लाख बट यू डिड नॉट यूज 1 लाख, यू यूज हाउ मच, आपने यूज कितना किया, आपने यूज किया ओनली 70,000। तो आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, जो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन दिस अमाउंट, योर एक्चुअली यूज्ड अमाउंट, नॉट ऑन द अमाउंट जो आपने बोरो किया था। आपने एक्चुअली में यूज कितना किया है उस पर इंटरेस्ट लगता है। दिस इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स पे। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स मैं आपको अगेन एग्जांपल से समझा देता हूं, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, सपोज मिस्टर ए इज अ सेलर, ठीक है। मिस्टर ए कौन है, सेलर है। तो मिस्टर ए ने कुछ सेल किया, किसको, मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी इज अ बायर, ठीक है। मिस्टर बी जो है वो बायर है। अब एक चीज देखो, मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर ए को पैसा नहीं दिया, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एक चिट्ठी दे दिया, ठीक है। ही गेव वन लेटर टू मिस्टर ए, वो लेटर को हम लोग कहते हैं बिल। दिस लेटर इज कॉल्ड बिल। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बिल दे दिया, राइट। अब मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए को बिल में क्या लिख कर दिया, मिस्टर ए को बिल में लिखा हुआ है कि आई विल पे आफ्टर 3 मंथ्स, आई विल पे आफ्टर 3 मंथ्स। कितना, ₹1000। तो 1,000 रुपए नहीं दिया, बल्कि एक लेटर में लिख दिया आई विल पे 1,000 रुपए बट आफ्टर 3 मंथ्स। मिस्टर ए ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है 3 महीने बाद दे देना। बट ऑल ऑफ अ सडन मिस्टर ए को पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई। अब क्या करेगा, अब बी से तो पैसा ले नहीं सकता क्योंकि 3 मंथ्स का खुद ही टाइम दे दिया है। सो मिस्टर ए विल गो टू अ बैंक, मिस्टर ए विल गो टू अ बैंक और बैंक से मिस्टर ए बोरो करेगा, ठीक है। मिस्टर ए विल बोरो फ्रॉम द बैंक एंड बैंक में अब आपको फ्री में पैसा थोड़ी मिलेगा, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो मिस्टर ए बोलेगा एक काम कीजिए, ये बिल आप लोग रख लीजिए, 3 मंथ्स के बाद आपको मिल जाएगा 1,000 रुपीज। आई वोंट कीप दिस, यू कीप द बिल, आफ्टर 3 मंथ्स यू विल गेट द मनी। और बदले में बैंक से वो पैसा ले लेगा, बट बैंक से जो पैसा लेगा वो फुल 1,000 नहीं आएगा, वो थोड़ा डिस्काउंट होके 900 रुपीज आएगा। सो मिस्टर ए विल ओनली गेट 900 रुपीज, क्योंकि बैंक को बिजनेस भी तो करना है। तो बैंक देगा आपको 900
और ले लेगा बिल 1000 का, तो बीच में जो 100 रुपीज हो गया वो बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा। और बैंक ने 100 रुपीज क्यों काटा, ये डिस्काउंटिंग चार्ज बोलते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इसी को कहा जाता है कि बिल था 1000 का बट आपको डिस्काउंट करके 900 का मिला। ए को थोड़ा सा लॉस हो गया इस प्रोसेस में। तो 3 महीने के बाद बी का जब पैसा देने का टाइम आएगा तो बी जाके बैंक को पैसा दे देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है ओवरड्राफ्ट। वेरी सिंपल थिंग, ओवरड्राफ्ट मीनिंग ओनली करना है, ठीक है, नो एडवांटेज नो डिसएडवांटेज कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ मीनिंग ओनली बोला है सिलेबस में, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपके बैंक में बैलेंस है 1 लाख बट आपने क्या किया, ओवरड्राफ्ट कर। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना बैलेंस है उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया। आपने विड्रॉ कर लिया 1,20,000, ओ माय गॉड, आपने तो 20,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया। ये 20,000 क्या है, ओवरड्रॉ। दिस इज ओवरड्रॉ, जितना बैलेंस नहीं था उससे ज्यादा ड्रॉ कर लिया। तो ये 20,000 कहां से आए? 1 लाख तो आपके थे, 20,000 कहां से आए? 20,000 बैंक ने दिए, तो आपको ये 20,000 लोन के जैसा ट्रीट करना है। ये 20,000 आपको वापस करने होंगे बैंक को आफ्टर अ फ्यू डेज, यू हैव टू रिटर्न इट विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा ये जो आपने विड्रॉ किया ना, इस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस अमाउंट पे इंटरेस्ट दोगे 20,000 पे, नॉट ऑन द एंटायर अमाउंट, यू विल पे इंटरेस्ट ऑन एक्स्ट्रा जो विड्रॉ किया ना उस पे। तो जितना है वो मैंने मार्क कर दिया, तो आप इसको कर सकते हैं। सो विद दिस हमने ये चैप्टर कर लिया। देखो ये चैप्टर एक बार देखने वाला चैप्टर नहीं है, आपको कम से कम 2 बार देखना होगा। मैंने इसको जानबूझ के 2 पार्ट्स में बनाया क्योंकि 1 पार्ट में बहुत चैलेंजिंग हो जाता आपके लिए, आपको फॉलो करने में। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू लूज मार्क्स इन दिस चैप्टर। ज्यादा मेहनत नहीं करना, बस 2 बार वीडियो देखना है, आपको सब समझ में आ जाएगा एंड लर्निंग करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो इस चैप्टर में है ही नहीं, तो मैंने जितना कराया है आप बस उतना कीजिए, इतना ही एग्जाम में आएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। हम लोग मिलेंगे वेरी सुन विद चैप्टर नंबर 11। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना, इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए आगे और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।